आज का टॉपिक है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं गलती से लास्ट लास्ट क्लास में स्टार्ट करने जा रहा था कि फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एग्जाम में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर तो एग्जाम में आना ही आना है। अब फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? ऐसा है, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा कॉल्स इन एरियर के बारे में कि कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो कॉल के पैसे नहीं देते। अब नहीं देते तो वो जो है बाद में दे देते हैं, या कुछ लोग हैं देते ही नहीं। अब जिन्होंने बाद में दे दिया उनका तो चलो ठीक है, जिन्होंने दिया ही नहीं, जिनको हमने नोटिस भेजा फिर भी नहीं दिया, लास्ट नोटिस भेजा फिर भी नहीं दिया, 14 डेज का लास्ट नोटिस होता है, फिर भी नहीं दिया, तो हम उनके पास से एक लेटर भेजते हैं कि हमने आपके इस नंबर से लेकर इस नंबर तक के जो शेयर थे वो हमने आपके फॉरफिट कर लिए, यानी कैंसिल कर दिए। और जो पैसे शेयर होल्डर हमें दे चुका था, अब कुछ भी नहीं दिया होगा तो एटलीस्ट एप्लीकेशन की अमाउंट तो दी ही होगी। हो सकता है अलॉटमेंट भी दे दी, हो सकता है फर्स्ट कॉल भी दे दी हो, खाली फाइनल कॉल अनपेड हो। तो जो अमाउंट शेयर होल्डर हमें दे चुका था उसका हम क्या करेंगे? रख लेंगे या वो वापस कर देंगे? रख लेते हैं। तो हमारे लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वो प्रॉफिट है कि लॉस है? और प्रॉफिट को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? तो इसके लिए एक अकाउंट खोलते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट करते हैं, और अकाउंट किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। अभी तो बता रहा हूँ, शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, नोटिस भेजा भिजवा दे, फिर भी नहीं दिए, तो भैया उसके शेयर कैंसिल कर दिए हमने, सीधी सी बात। और हाँ, डी टी शेप। हाँ, अकाउंट तो अकाउंट, कैसी बात बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ आ रही। अच्छा छोड़ो। अच्छा, अब इसके बाद कंपनी को ये राइट आ जाता है कि उन शेयर को कंपनी री इश्यू भी कर सकती है। री इश्यू मतलब, अब जो 100 200 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, जो डेड हो गए, कैंसिल कर दिए, वो किसी और को दे दो भाई। उससे पैसे लेके उसको दे दो। उसको क्या बोलते हैं? री इश्यू ऑफ शेयर। तो कंपनी के पास ये राइट आ जाता है कि कंपनी उन शेयर को री इश्यू कर सकती है। तो आज हम यही टॉपिक, इधर 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 इस पेज पर, आज हम इसी टॉपिक, उसके पीछे यार, पीछे वाले, इससे पीछे, आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। आमने सामने का पेज लेना, और दोनों पेज पे और कुछ मत लिखना, जो रूल है बस वही लिखना है। ठीक है? कभी रिवीजन भी करोगे तो बड़ी हेल्प मिलेगी। तो लेफ्ट वाले पेज पे लिखो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, व्हेन शेयर वाज ओरिजिनली इशूड एट पार। यानी उन शेयर को फॉरफिट करना जो ओरिजिनली एट पार इश्यू किए गए थे। एट पार में फोकस करना, क्योंकि प्रीमियम पर शेयर इशू किया था तो फॉरफिचर की एंट्री अलग होगी, एट पार इशू किया था तो अलग होगी। तो आज हम किसको करने वाले हैं? एट पार। यानी उन शेयर को फॉरफिट करना जो ओरिजिनली एट पार इशू किए गए थे। चलो बैठो, फटाफट अपना कार्यक्रम चालू करो। वो तो मैंने पहले ही बता दिया इनको क्या करना। भाई साहब गुड मॉर्निंग, इधर देखो, लिखो आमने सामने का पेज लो, अभी तक रजिस्टर नहीं खुला, इतनी देर हो गया आए हुए। स्टार्ट करें? लिख लिया सबने? तो जब हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं तो एंट्री करते वक्त क्या होगा सोचो। हमने जब शेयर इशू किया था तो कैपिटल को बार 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 हमने क्या किया था? क्रेडिट। भाई फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का तो अकाउंट ही क्लोज हो जाते हैं, खुलता रह जाता, खुला रह जाता है, तो वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो शेयर फॉरफिट करने से कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। शेयर इश्यू करने से कैपिटल बढ़ती है, बार बार कैपिटल क्रेडिट होती है। और शेयर फॉरफिट करने से कैपिटल कम हो जाती है, तो यानी कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉज इन एरियर, टू कॉज इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉज इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट।
अब बात आती है किसमें कितने पैसे आएंगे। कैपिटल को हम डेबिट करके कैंसिल कर रहे हैं, तो कैपिटल में उतने ही डेबिट करेंगे भैया जितने क्रेडिट किए हैं। अब मान लो 10 रुपए का शेयर है, सारी कॉल मांगने के बाद पूरे 10 रुपए कैपिटल में क्रेडिट करने के बाद हम फॉरफिट कर रहे हैं तो 10 रुपए डेबिट होंगे। मान लो 2 रुपए की फाइनल कॉल मांगने से पहले ही हमने फॉरफिट कर लिए, भाई उसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, हमने कहा तेरे से फाइनल कॉल तो हम मांग ही नहीं रहे, तो तेरे शेयर तुमने पहले ही कैंसिल कर दिए। अब मान लो फाइनल कॉल 2 रुपए की है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल मांगने से पहले ही हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो मान लो फाइनल कॉल 2 रुपए की है, तो फर्स्ट कॉल तक हमने कितने रुपए क्रेडिट किए होंगे कैपिटल में? 8 रुपए। तो जब कैपिटल में क्रेडिट ही 8 हुए हैं तो डेबिट भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। यानी कितनी अमाउंट डेबिट होगी? टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, जितने पैसे अब तक हमने मांगे हैं, टोटल कॉल्ड अप अमाउंट। अब कॉल्स इन एरियर को क्यों क्रेडिट किया है? आप नोटिस करो, अभी भी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया था मैंने, लास्ट क्लास में भी कराया था। जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट। पर्सनल अकाउंट है, शेयर होल्डर को डेबिट करके डेटर बना देते हैं। तो जब उसका शेयर ही हमने कैंसिल कर दिया, जब उसका शेयर ही हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या अब भी पैसे लेने हमने उससे? अब तो नहीं लेने, तो अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का डेबिट बैलेंस था, तो यहां पर हमने उससे क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। अब लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है तब तो यहाँ कॉल्स इन एरियर आएगा। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा तो दिमाग लगाना, आपका अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का ना डेबिट बैलेंस बच रहा होगा, वही कॉल्स इन एरियर होता है। क्योंकि अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलते तो हम उतने से एंट्री कर देते हैं जितने पैसे मिले हैं, तो उस केस में अलॉटमेंट का डेबिट बैलेंस बच जाता है, फर्स्ट कॉल का डेबिट बैलेंस बच जाता है। तो फिर उस केस में यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल्स आएगी। अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा है तो यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल आएगी। अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है फिर तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, तो फिर उस केस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुला होगा तो उसको ही क्लोज करेंगे। शेयर फॉरफिटेड में कौन से अकाउंट बताई, अमाउंट बताई थी मैंने? रिसीव्ड अमाउंट है ना, जो पैसे हमें मिल चुके हैं, जो पैसे हमें मिल चुके हैं। फिर से सुनो, कैपिटल में आएगी कॉल्ड अप अमाउंट, जितने पैसे मांगे हैं या कह लो जितने क्रेडिट हुए हैं। एरियर में एरियर आएगा, फॉर फ्यूचर में कौन सी अमाउंट आएगी? जो मिल चुकी है। तो अभी इसके नीचे जगह छोड़ दो, इसमें अभी वो, अब आप राइट हैंड साइड वाले पेज पे लिखो सीधा, राइट हैंड साइड वाला पेज। इस पेज पे और कुछ मत लिखना आप, ठीक है? जब मैं बोलूंगा तभी लिखना। अब राइट हैंड साइड वाले पेज पे लिखो री इश्यू ऑफ शेयर। री इश्यू ऑफ शेयर। तो जब शेयर फॉरफिट हो गया, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपनी के पास राइट आ गया, कंपनी उस शेयर को री इशू कर सकती है। लेकिन री इशू हो सकता है 10 का शेयर 10 में करे, 10 का शेयर 12 में करे, 10 का शेयर 9 में करे। यानी कि शेयर डिस्काउंट पर री इशू हो सकता है, ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था रूल में, या तो एट पार इशू होता है या प्रीमियम पर, लेकिन री इशू डिस्काउंट पर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर 3 केस बनेंगे। एट पार, अगर हमने शेयर एट पार री इशू करा है, 10 का शेयर 10 में री इशू करा है, तो क्या एंट्री होगी? अच्छा, यहां पर ना हम वो खेल नहीं खेलते, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वाला। जिसको भी 100 200 400 शेयर री इशू कर रहे हैं उससे लमसम एक साथ ले लेते हैं सारे पैसे। तो इसलिए सीधा एक ही एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लेना। सेकंड, री इशूड एट प्रीमियम। 10 का शेयर 12 में री इशू कर दिया,
ऑब्वियसली बैंक में 12 रुपए आएंगे। कैपिटल में तो मैंने बताया था जैसा कि फेस वैल्यू आती है, और 2 रुपए का प्रीमियम। थर्ड थर्ड केस क्या बनेगा? डिस्काउंट। ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। और लॉस कोड क्या करते हैं? लेकिन इस लॉस को, रूल है, इस लॉस को उस प्रॉफिट से रिकवर करेंगे जो फॉरफीचर में हुआ था। फॉरफिट करते वक्त हमें पिछले उसमें फॉरफीचर के टाइम कोई प्रॉफिट हुआ था? हमने किस अकाउंट में क्रेडिट किया था? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। क्यों प्रॉफिट है भाई? पैसे मिल चुके हैं, पैसे वापस करने नहीं है। शेयर तो कैंसिल कर दिए, जो पैसे मिल चुके थे वो भी खा गए हम, तो हमें तो प्रॉफिट हुआ था। ये देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट था। तो रूल ये कहता है कि अगर शेयर डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो उस लॉस को उस प्रॉफिट से रिकवर करेंगे जो फॉरफीचर में हुआ है। तो यानी कि एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे 10 का शेयर मान लो हमने 9 रुपए में इश्यू करा है, तो हमें मिल तो 9 रुपए रहे हैं। कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाएगी यानी कि 10 रुपए, तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। देख लिया? तो ये 3 केस होते हैं री इश्यू के केस में, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो ये हो गया 3 केस री इश्यू के। हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचा होगा, हो सकता है कि शेयर फॉरफिट करा, फिर री इश्यू कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है। कौन सा प्रॉफिट? ये वाला प्रॉफिट। तो इसके बाद हेडिंग डालो, नोट। इसी के नीचे लिखो नोट। आफ्टर द री इश्यू ऑफ शेयर, after the reissue of share, the balance of share forfeited account after the reissue of share, the balance of share forfeited account transfer to capital reserve। एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। या तो मैंने जब डे 1 पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, केवल नाम की सिमिलैरिटी है। डिफरेंस केवल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि दोनों एक जैसे से हैं। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो भी हमने मांगी नहीं है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हमने उसे रिजर्व में डाल दिया कि एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अगर जरूरत पड़ी तो मंगा लेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले आप क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ था बैलेंस ऑफ अमाउंट इज कॉल्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो वो रिजर्व कैपिटल थी। यानी मान लो 1 लाख शेयर है और 3 रुपए की कॉल हमने नहीं मांगी, 1 लाख शेयर, तो 3 लाख रुपए की वो रिजर्व कैपिटल होती है। लेकिन रिजर्व कैपिटल का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, ना पैसे मांगे हैं ना मिले हैं, तो एंट्री किस बात की? ना उसके तो कोई। लेकिन कैपिटल रिजर्व, इसके पैसे मिल चुके हैं, प्रॉफिट हो चुका है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज पर कंपनी एक्ट।
हमें जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं उनमें से कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती कंपनी एक्ट के हिसाब से, तो उसे हम इस प्रॉफिट, इसलिए इस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। और क्योंकि इसका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया तो बैलेंस शीट में भी आएगा, इसको भी दिखाएंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में एज ए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लेकिन रिजर्व कैपिटल को कहीं नहीं दिखाते। हाँ नहीं, कैपिटल रिजर्व, हाँ 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 हाँ, कैपिटल रिजर्व तो वही है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये। तो आगे चले, तो सब, अभी मैंने एक डी की गोल के हिसाब से मैंने एक टॉपिक स्किप किया है, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। पहला मेरा एक्सपीरियंस है कि पहले पहले फॉरफीचर पढ़ाना चाहिए, इसलिए पहले मैं फॉरफीचर पढ़ा रहा हूँ। तो डी की गोल के इलस्ट्रेशन 18 के बाद देखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन के 3-4 क्वेश्चन के बाद फॉरफीचर के क्वेश्चन है निकालना। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 21-22 के आसपास होगा शायद, नहीं 24 या 25 होगी इलस्ट्रेशन डी के गोल में। हम डी के गोल से कर रहे हैं ये पूरा चैप्टर। तुमने अभी डी के गोल खरीदी नहीं क्या? तो फिर पूछ क्यों रहा है, दिल तोड़ दिया तूने पूछ के मेरा। देख इलस्ट्रेशन नंबर 61, ऐसे कैसे खोल रहा था? मतलब मेन शेयर ही करना है, बाकी तो ठीक है कहीं से भी, क्योंकि अब खरीद ली है तो बाकी दो ही तो चैप्टर हैं, दोनों इसमें से कर लेंगे। पर मेनली शेयर था जिसके लिए मुझे कराना था। आप देखोगे जो मैंने सारे रूल आपको पढ़ाए हैं वो डिकी गोयल में इलस्ट्रेशन नंबर पेज नंबर 6.55 पर सारा डिटेल में दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार घर जाके इसको पढ़ना जरूर, पेज नंबर 6.55 पर। चाहे कोई सी भी बुक है टीएस गिरे वाले डीकी गोयल है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर 2 पेज हैं, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो टॉपिक एग्जाम में आना ही आना है, इसके बिना तो आप चैप्टर कर ही नहीं सकते। तो अभी मैं कराने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 26, पवन लिमिटेड। किसी का आगे पीछे का एडिक्शन होगा तो नाम से जाने को, पवन लिमिटेड इलस्ट्रेशन नंबर 26, उसमें से देख लो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 26, पेज नंबर 6.58, न्यू एडिशन 2026। मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी बोर्ड पे लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पढ़ना एक बारी, न्यू इलस्ट्रेशन नंबर 26। On limited was registered with an with an authorized capital of 5 lakh divided into shares of rupees 10 each. बस बस, ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, तीनों का एक ही मतलब है। ये केवल एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर इशू कर सकती है। कितने शेयर इशू कर सकती है ज्यादा से ज्यादा? 50,000। क्यों? क्योंकि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा 50,000 शेयर ही इशू कर सकती है। जरूरी नहीं कि कर ही रही हो, कर सकती है इतने ज्यादा से ज्यादा। आगे पढ़ो। It purchased the building from Y for rupees 2 lakh and issued fully paid shares to Y for purchase consideration. हमने वाई लिमिटेड से या वाई से 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और बदले में 2 लाख रुपए के शेयर दे दिए, तो कितने शेयर दे दिए होंगे? 20,000। आगे चलो। It invited application for the balance of 30,000 shares payable as under rupees 3 per share on application, rupees 3 per share on allotment and rupees 2 per share on first call and rupees 2 on final call. पहले बोर्ड पे लिख दूं, 2 लाख की तो हमने बिल्डिंग खरीदी है वाई से, बदले में दिए हैं शेयर। 30,000 शेयर पब्लिक के लिए इशू करें, हम सब जानते हैं 10 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन पर ले रहे हैं हम 3, अलॉटमेंट पर भी 3, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2। आगे चलो। Currently allotted 500 shares paid to pay both the calls. His shares got fortified and he issued at rupees 9 per share to Kavi. As fully paid up, make necessary interest in the general fund of the bank. सबने पैसे दे दिए, लेकिन एक आदमी हरी जिसके पास कितने शेयर हैं? 500 शेयर। 500 शेयर है हरी के पास और वो क्या नहीं दे रहा? दोनों कॉल नहीं दे रहा, ना तो उसने फर्स्ट कॉल दी ना उसने फाइनल कॉल दी, और इसी उपलक्ष्य में हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए और फिर रीइश्यू भी कर दिए। किस रेट पे रीइश्यू करें?
₹9 पर शेयर के हिसाब से, एज ए फुल्ली पेड। इसकी भी इंपॉर्टेंस है, एज ए फुल्ली पेड, यानी जिसको भी हमने शेयर री इशू करे हैं उसको हम उसको हम 500 शेयर दे, कितने शेयर इशू करे, 500 ही ना। हाँ, हमने उसको 500 शेयर दिए, हमने कहा भाई तू ऐसे कर, ₹9 पर शेयर के हिसाब से हमें दे दे, ₹9 पर शेयर तू हमें दे दे। और हमें मान लेते हैं कि तूने फुल अमाउंट पे कर दी, यानी कि 10 के 10 दे दिए, यानी एक ₹10 का शेयर हम उसको ₹9 में दे रहे हैं और मान रहे हैं कि उसने ₹10 दे दिए, तो ₹1 का क्या हो गया, डिस्काउंट। एक बात ध्यान रखना, ये जो पेड अप अमाउंट दिए ना, फुल्ली पेड, इतना पेड, उतना पेड, मेरी बात गौर से सुनना, इसमें अक्सर गलती होती है, कई बार बताऊंगा मैं, कि जो पेड अप अमाउंट होती है वो कैपिटल में आती है एट द टाइम ऑफ री इशू। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो पेड अप अमाउंट होती है वो कैपिटल में आती है एट द टाइम ऑफ री इशू। वरना आप मुझसे बहुत बार पूछोगे सर री इशू का सेंटेंस पढ़ के कि सर इसमें से कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे, बैंक में कितने आएंगे। तो फिर से बता रहा हूं, कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है, मैंने बोला भी नहीं एक बारी भी, नहीं फेस वैल्यू भी नहीं बोला मैंने, मैंने नहीं बोला टोटल अमाउंट, पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट जो क्वेश्चन में लिखा है, नो पेड अप, 10 पेड अप, फुल्ली पेड अप, ये पेड अप, जो पेड अप अमाउंट है, फोकस पेड अप पे करना, जो पेड अप अमाउंट है वो किस में जाएगी, कैपिटल में एट द टाइम ऑफ रेशियो। हाँ, कई बार दिया ही नहीं होता कितना पेड अप, कभी कभी नहीं दिया होता कितना पेड अप, तो सुनो इधर देखो, जितना हमने यहाँ कैपिटल में डेबिट किया ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5 जो भी डेबिट किया पर शेयर, उतना पेड अप माने, यानी जितना पहले कॉल्ड अप था, 10 का शेयर ₹8 कॉल्ड अप था, 10 कॉल्ड अप था, 9 कॉल्ड अप था, पता नहीं मुझे, जो भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से, जितना यहां आप डेबिट कर रहे हो, जितना पहले कॉल्ड अप था उतना ही पेड अप मानेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है, बस इतना मेंशन है कि 500 शेयर हमने ₹8 के रेट से रीइश्यू कर दिए, बोला नहीं है भैया फुल्ली पेड अप, नो पेड अप, कितना पेड अप, मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, कितना पेड अप, जितना पहले कॉल्ड अप था उतना पेड अप मानेंगे बाय डिफॉल्ट। चलो क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ साथ कर लो सब लोग क्वेश्चन। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है ना, चल रही है, मैं भूल गया, चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बिना कॉल्सिन अकाउंट खोले या कॉल्सिन, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉल्सिन अकाउंट ओपन करो। सिर्फ पहली एप्लीकेशन, पहले ध्यान रखना हमने 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, तो पहले तो बिल्डिंग खरीदने की एंट्री कर लेते हैं, बिल्डिंग डेबिट टू वाई, वाई को क्रेडिट करके हमने अपना क्रेडिटर बना लिया 2 लाख से, वाई डेबिट टू शेयर कैपिटल, वाई को हमने 20,000 शेयर इश्यू कर दिए। हाँ क्या चीज, तो 2 लाख रुपए के हमने उसको शेयर दे दिए, यानी 20,000 शेयर, ये तो बात ही खत्म हो गई। अब आती है 30,000 शेयर के लिए, हमने पब्लिक को ऑफर किया है, ₹10 का एक शेयर है, 3,3,2,2, तो एप्लीकेशन पर तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, अलॉटमेंट पर भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री आप कर लोगे, मैं फटाफट मैं कर रहा हूँ, अभी करते रहो ताकि मेमोरी में आ जाए आपकी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फटाफट नोट कर लो, उसमें कोई समझने वाला नहीं है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। 30,000 इंटू 3, बोलो। हाँ रक्षाबंधन की बात कर रहे हो, अभी लास्ट में बात करेंगे, क्लास ओवर कर, सिर्फ, अरे मैंने एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दिया यार चलो एप्लीकेशन की एंट्री भी 90,000 से ही होगी, दोनों सब कर लो, अपने आप कर लो। मतलब होगी अलग अलग एंट्री, मैंने एक साथ लिख दिया गलती से, पहले एप्लीकेशन की एंट्री कर दो, अलॉटमेंट की कर दो।
पर हाँ ध्यान रखना, एप्लीकेशन के पैसे पहले मिलते हैं, बाद में कैपिटल में जाते हैं। तो यहाँ तक कर लो पहले सब लोग। मैं एप्लीकेशन की एंट्री खा गया गलती से, आप लोग कर लेना। अब कॉल्स इन एरियर का इफेक्ट फर्स्ट कॉल ड्यू करते वक्त होगा या रिसीविंग के टाइम होगा? रिसीविंग के टाइम, तो ड्यू तो कर ही दे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कोई बात नहीं, गलती करके ही सब सीखते हैं। टू शेयर कैपिटल, 2 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए। अभी चेक करूंगा सबका सॉल्यूशन, आलस मत करना, बैठ के पूरा लिखना लिखा होना चाहिए। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्योंकि मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है, तो जितने से फर्स्ट कॉल डेबिट हुई है उतने से क्रेडिट होगी, और कॉल्स इन एरियर में आएगा 500 × 2, यानी कि 1,000। अब 60,000 में से अगर 1,000 रुपये नहीं मिले तो हमें मिले कितने होंगे? 59,000। सेम एंट्री फर्स्ट कॉल पे भी हो जाएगी, ओ सॉरी फाइनल कॉल पे भी हो जाएगी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही सेम 60,000, 2 रुपए के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल, वही सेम 59,000, 1,000, 60,000। यहाँ तक कर लो, फिर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं सब। अब बात आती है फॉरफीचर की। हमने 500 के 500 शेयर फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफीचर की एंट्री मैंने बताई थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? थोड़ा सा क्यों कर दूं? जल्दी लिखा कर यार, मुझे आलसी लोग पसंद नहीं। अबे तो इतना पीछे पे, रहने दे, रिकॉर्डिंग देख लो, तेरे बस की नहीं है, रहने दे। इतना नहीं लिख सकता, सबने लिख लिया तो अकेला इतना पीछे कैसे रह गया तेरे? जब मैं तेरे को देखता हूँ तो पीछे ध्यान होता है। ज्यादा पीछे नहीं है, रहने दे, छोड़। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सी अमाउंट आएगी? रूल रूल, क्या बोल रहे हो? कॉल्ड अप अमाउंट 500 × 10, क्योंकि अब तक हमने 10 रुपए ही मांगे हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब मिला के हमने 10 रुपए मांगे हैं। टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्स इन एरियर में ऑब्वियसली कॉल्स इन एरियर आएगा, कॉल्स इन एरियर है हमारा 2,000 का, कॉल्स इन एरियर है 2,000 का, 1,000 1,000 करके 2,000। और ध्यान रखना, यहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। जैसे कॉल्स इन एरियर को हमने यहाँ डेबिट किया था 1,000 1,000 से, यहाँ हम क्रेडिट कर रहे हैं 2,000 से, ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। और फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आती है? रूल बताओ, रूल। रिसीव्ड अमाउंट। अगर आप नोटिस करोगे तो 6 रुपए मिल चुके हैं हमें, और 4 रुपए का एरियर था। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर हमें 6 रुपए मिल चुके हैं, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के 4 रुपए का एरियर था। एरियर में एरियर रिसीव अमाउंट फॉरफीचर में आ गई। ये तो होगी फॉरफीचर की एंट्री। अब रीइश्यू करें हमने 500 के 500 शेयर 9 रुपए के हिसाब से एज ए फुल्ली पेड अप, याद है ना? 500 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर एज ए फुल्ली पेड। तो बैंक में कितने आएंगे? 10 के 9। और कैपिटल में कितने आएंगे?
कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है री इश्यू पर? 10, 100 का शेयर है तो भी 10 लिखोगे। रूल पूछा है, रूल। पेड अप अमाउंट, री इश्यू के टाइम पेड अप अमाउंट, जो इस क्वेश्चन में बोला है फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पेड अप, और 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। उस लॉस को कहां से रिकवर करेंगे? हाँ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये जो क्रेडिट किया अकाउंट यहीं से रिकवर करो करो। चलो इतना नोट कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ। पहले इतना नोट कर लो, ये ले अब देख कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, मैं तो समझदार हो गया। चल अच्छी बात है, अपने आप किया तो इससे अच्छी क्या बात है। ये ले फिर देख ले, मैंने कर दिया। और जैसे मैंने अभी रूल लिखवाते वक्त आपको बताया था कि आफ्टर द रीइश्यू ऑफ शेयर बैलेंस ऑफ फॉरफीचर हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या एंट्री बताई थी उसकी? लिखो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट या फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो हमें प्रॉफिट हुआ था 3,000 रुपए का, लॉस हुआ 500 रुपए का, तो कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे? 2500। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरा का पूरा बचा हुआ बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा बचा हुआ बैलेंस ऑफ फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कई बार हमें हिसाब लगाना पड़ेगा। अब यहाँ तो एक सिंपल केस था। सिंपल केस क्या था कि हमने 500 ही शेयर फॉरफिट करे थे और हमने 500 ही रीइश्यू करे। सारे के सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। सारा का सारा बैलेंस ऑफ फ्यूचर हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। सारा का सारा बैलेंस ऑफ फॉरफीचर हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर, जो कि आएगा ही एग्जाम में, हमेशा आप देखोगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें वो सारे शेयर री इशू नहीं करेगा। वो 500 में से 300, 200, 400 कुछ शेयर री इशू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन में अगर उसने 400 शेयर री इशू करे होते, सेम रेट पर कितने शेयर री इशू करे होते? 400। तो तो हम री इशू की एंट्री क्या करते? लिखना नहीं है, समझना है बस। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमने 500 की जगह कितने शेयर इशू करे होते? 400, सेम रेट पर। तो बैंक में आते 3600, डिस्काउंट में 1 रुपए के हिसाब से 400 रुपए, और कैपिटल में 10 रुपए के हिसाब से पूरे 4000। रीइश्यू की एंट्री तो हो गई। लेकिन जो लास्ट एंट्री है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहां पर आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना। रूल ये कहता है, आफ्टर द रीइश्यू ऑफ शेयर द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आफ्टर द रीइश्यू, जब रीइश्यू ही 400 शेयर करे हैं तो 400 शेयर का प्रॉफिट ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 100 शेयर का बैलेंस ऑफ फॉरफीचर में ही पड़ा रहेगा जब तक कि शेयर रीइश्यू नहीं हो जाता। यानी कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमने शेयर रीइश्यू करे ही ना होते, केवल फॉरफिट करे होते, तो ना तो रीइश्यू की एंट्री होगी ना कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी। कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जाएगा। सारे शेयर रीइश्यू करे, सारा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। लेकिन दिमाग लगता है यहां पर थोड़ा सा कि फॉरफिट तो की हमने 500 शेयर और री इशू करे 400 शेयर। तो जितने शेयर री इशू करे हैं उन्हीं का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हमें 500 शेयर पर कितने का प्रॉफिट हुआ था? ऊंचा बोलो। 3000 का। और एक शेयर पर कितने का प्रॉफिट हुआ था? ये तो वैसे मैंने यहां लिख दिया, नहीं लिखा होता तो आप निकाल लो कि भाई 500 शेयर का प्रॉफिट अगर 3000 रुपए है तो एक शेयर का प्रॉफिट कितना है? 6 रुपए का। और हमने री इशू कितने शेयर करे हैं? तो 400 शेयर का प्रॉफिट कितना हो गया? और 400 शेयर पर री इशू करने से लॉस कितना हुआ? कितना लॉस हुआ? 400। तो फाइनली कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे? 2000। इसको ऐसा करो, नोट कर ही लो, एक नोट बना के, कि अगर हमने 400 शेयर री इशू करे हैं तो क्या सीन होगा।
क्योंकि इसके लिए फिर आप जब घर जाके क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये पॉइंट आने वाला है, तो पहले एक वर्ड्स को नोट कर लो, समझ लो, और जो पूछना है तो पूछ लो कुछ। सब लोग मुझे अभी अब क्वेश्चन करके दिखाओ सेम इसी नंबर का। कौन सा क्वेश्चन पहला? क्वेश्चन नंबर 26। जिसकी पास बुक नहीं है मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, पीडीएफ में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26। चलो सबके पास 5 मिनट है, सब लोग क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करो।